हेलो दोस्तों, मैं निशांत आपके लिए लेके आया हूं फिर से हमारा करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम 30 बेहतरीन सवाल करते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीएसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो वहां करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ता है। और करंट अफेयर्स का इतना ज्यादा मांग हो गया है कि आपके हर एक एग्जाम में 20% जो क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर्स के ही होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल पर। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। अब जो हमारा पहला सवाल है वो है, किस हॉकी टीम ने विमेन्स एशिया चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। देखिए कौन सा जो गेम है वो विमेन एशिया हॉकी टीम एशियन चैंपियनशिप, और कौन से गेम में, विमेन हॉकी में, वर्ष 2023 का। तो ये जो गेम जीता है वो जीता है भारत ने फाइनल में जापान को हराकर। ये गेम जीता है, क्या जीता है, भारत ने जापान की विमेन टीम को हराकर ये खिताब जीता है, एशिया का बेहतरीन टीम हॉकी टीम हमारा। अब चलते हैं अगले सवाल में। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी पूछता है जिससे भारत ने जीता, लेकिन भारत ने किसको हराया। तो ये भारत ने जापान को हराया, मतलब क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। जो हमारा अगला सवाल है वो देखते हैं जल्दी से, कि शतरंज में फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 किसने जीता है। देखिए अब आपने देखा विमेन हॉकी, अब आते हैं विमेन शतरंज का। तो ये जो खिताब जीता है वो जीता है आर वैशाली ने। कौन, किसने जीता है, आर वैशाली ने ये खिताब जीता है। आर वैशाली जो है उन्होंने खिताब जीता है महिला ग्रैंड प्रिक्स का, फीडे विमेन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट होता है चेस के लिए। चेस में हम जानते हैं कि भारत से एक उभरते हुए सितारे भी, जो काफी बेहतरीन कम एज में 18 साल की एज में काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद इस बार वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके होते हैं, लेकिन खैर अगली बार वो वर्ल्ड चैंपियन हो सकते हैं। और महिला भी लगातार चेस में काफी आगे बढ़ रही है। और एक गौर कीजिएगा आप, अगर आप थोड़ा जानते होंगे कुछ और भी विषय के बारे में, तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में जो स्कूल में है चेस सिखाना कंपलसरी वहां पर है, कंपलसरी है कि वहां बच्चों को चेस सिखाया जाता है। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है देखते जल्दी से, कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी। देखिए भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर मतलब चेस में, कौन सी ग्रैंड मास्टर, चेस में। तो ये जो थी वो थी कोनेरू हम्पी। कौन थी, कोनेरू हम्पी जो है पहली महिला ग्रैंड मास्टर चेस में थी भारत की। काफी कम एज में उन्होंने ये जीता था, लगभग 14-15 साल की एज में उन्होंने ये मेडल हासिल किया था, ये उपलब्धि हासिल की थी। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए अब अगला सवाल क्या आता है, हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त क्या बोलते हैं इसको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, तो वो बने हैं हीरालाल समरिया। कौन बने हैं, हीरालाल समरिया। अब ये है क्या, देखिए 2005 के समय एक सरकार एक विधेयक एक नियम लेके आई थी, तो बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्या लाया गया था, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। ये कानून क्यों लाया गया था, कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी अगर आम जनता को अगर जानना हो तो आप आरटीआई लगाइएगा, आपको सरकार से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत सारे बात की, बहुत सारे सरकारें ने इसका मिसयूज भी किया, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जनता तक नहीं मिल पाता है सही से। लेकिन सरकार से संबंधित कोई भी हो या जनता का पैसा जहां भी लगता हो, सरकार को उसका जानकारी देना चाहिए। ये जनता का फंडामेंटल राइट तो है। तो क्या है ये, तो अभी इसके जो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, तो ये कौन है, हीरालाल समरिया। और ये कौन सा एक्ट था हमारा, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्या नाम था इसका पूरा नाम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का था ये। कि अगर आपको सरकार के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो, सरकार की योजना हो, सरकार कहां पर कितना खर्च कर रही हो, तो आप एक आरटीआई लगाइएगा, बहुत कम पैसे में, मात्र 10 रुपए में एक आप आरटीआई लगाइएगा, आपको सारा जानकारी सरकार से जुड़ा हुआ मिल जाता है।
बस जो सुरक्षा संबंधी क्षेत्र है वहां का जानकारी छोड़ के आपको बाकी सारी जानकारी मिल जाता है। लेकिन बहुत सारी सरकार ने बाद में उसका गलत इस्तेमाल भी किया, मतलब वैसे वैसे चीज को छुपा लिया जो कि हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ था भी नहीं। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? आरबीआई के कौन कार्यकारी निदेशक बने? देखिए, कार्यकारी निदेशक मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं कौन व्यक्ति हाल ही में? तो ये जो बने हैं वो बने हैं मनोरंजन मिश्रा। आप जानते हैं आरबीआई के मुख्य जो हेड है, चेयरमैन है, वो कौन है? आरबीआई के जो हेड है वो कौन है? शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के वर्तमान में हेड है। काफी लंबे 2018 से वो हेड बने हुए हैं। आरबीआई में बड़े बड़े लोग हेड बने हैं, जो बाद में जो आरबीआई के जो गवर्नर है बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं। और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका जो साइन होता है, क्या होता है उनका साइन जो होता है वो आपको नोट पे, जो पैसा होता है उस नोट होता है करेंसी पर, उसको उनका साइन मिलता है लिखा हुआ, मैं धारक को इतना रुपये अदा करने का वचन देता हूं। आपने जरूर पढ़ा होगा ये चीज। तो आरबीआई, और आरबीआई को क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंकर, मतलब बैंकर्स ऑफ द बैंक। तो आरबीआई और भारत की एकमात्र सेंट्रल बैंक है जो सारे बैंकों का नियंत्रण करती है। और बैंक संबंधी जो भी नियम देश में बनता है, बैंक संबंधी कोई भी नियम देश में बने तो आरबीआई उस नियम को बनाता है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? देखिए, ये तो न्यूज जो है वो आजकल का ही न्यूज है, एक दो दिन पहले का न्यूज है। वो न्यूज क्या है कि कौन व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। वर्ल्ड कप में टाइम आउट होने वाले। टाइम आउट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो जो एक बैट्समैन यहां आउट होता है और दूसरा बैट्समैन जो आता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है कि जो बैट्समैन आएगा तो 3 मिनट के उसको अंदर वहां पर पिच पर आना पड़ेगा और क्रिकेट शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये बल्लेबाज में हुआ क्या था कि ये एंजेलो मैथ्यूज है, और जो अपोजिट टीम था वो था बांग्लादेश का। कौन था? वो था बांग्लादेश का अपोजिट टीम, बांग्लादेश का। तो हुआ क्या कि जो ये आए तो इनका हेलमेट टूटा हुआ था, और हेलमेट को सही करने के चक्कर में 3 मिनट से ज्यादा हो गया, इस वजह से ये आउट दे दिया गया। ये बड़ा थोड़ा सा ह्यूमरस भी था वहां पर, और ये थोड़ा सा एम्पायरिंग दृष्टि से इसको सही नहीं भी माना गया, क्योंकि उनका जो पूरा वो हेलमेट था वो टूटा हुआ था। तो खैर, जो आउट होने वाले बल्लेबाज बने हैं वो है एंजेले मैथ्यूज। देखिए, कारण कुछ भी रहा हो, आपके लिए जीके का एक क्वेश्चन बन गया। और किसके विरुद्ध खेला जा रहा था? तो बांग्लादेश के विरुद्ध खेला जा रहा था। आज तो फाइनली बांग्लादेश ही इस मैच में जीती थी। अब हमारा अगला सवाल, दिल्ली में ऑड इवन वाहन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? देखिए, दिल्ली में क्या होता है कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी जिसका लास्ट नंबर ऑड होगा, और एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी। देखिए, बोलते हैं ऑड इवन। ऑड मतलब 1 2 ऑन 1 3 5 7, ये नंबर ऑड हुआ। इवन मतलब 0 से मान लीजिए 2 4 6, इस नंबर जो नंबर लास्ट का नंबर रहेगा तो ये हो गया इवन नंबर, और एक दिन ऑड नंबर। तो जो गाड़ी के नंबर का लास्ट डिजिट रहेगा वो ऑड और इवन के अंदर काउंट होगा। उसी के अनुसार एक दिन ये गाड़ी चलेगी, एक दिन ये गाड़ी चलेगी। तो क्यों चलाया जाता है ये? तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। किससे? एयर पॉल्यूशन से। एयर पॉल्यूशन से ये निपटने के लिए क्या जाता है? क्योंकि दिल्ली में देख रहे हैं अभी आप, अभी जाड़ा का शुरुआत ही हुआ है, दिल्ली पूरा धुंध कोहरा से पूरा भर गया है दिल्ली। तो दिल्ली में जो संकट उत्पन्न होता है, इस वजह से दिल्ली में किया गया है कि वहां ऑड इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, जो देखते हैं वो क्या सवाल है। जो हमारा अगला सवाल है वो है कि देखिए, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में श्रीलंका के किस स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का शुभारंभ किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकिंग सेक्टर में भारत का बहुत बड़ा बैंक है। मतलब आरबीआई तो जो कस्टमर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं बैंक है वो,
लेकिन जो स्टेट बैंक है वो कस्टमर से जुड़ा हुआ बैंक है, और उसमें सबसे बड़ा बैंक भारत में एसबीआई है। तो एसबीआई जो है, और एसबीआई के साथ अलावा बहुत सारे बैंक अपने देश के अलावा बहुत सारे दूसरे देशों में ये अपना ब्रांच खोलते हैं, शाखा खोलते हैं। तो एक नया जो शाखा खोला गया, ब्रांच खोला गया है, वो किसने खोला है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर जो है, फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस शुभारंभ किया। कहां पर? श्रीलंका में एक स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा बनाया, शुभारंभ किया। वो है, जो जगह का नाम है वो है त्रिकोमाली। जगह का नाम याद रख लीजिए, ये एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है कि कौन से, पहले तो कौन से देश में ये खोला गया है? श्रीलंका में। किसने खोला है, उद्घाटन किया है? तो सीतारमन ने किया है। साथ ही साथ वो शहर कौन सा है? तो त्रिकोमाली वो शहर है। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा जो है वो देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए केरल सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार, देखिए केरल सरकार का कौन सा सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार है? तो ये नाम रख लीजिए, एजुथाचन। क्या नाम है? एजुथाचन पुरस्कार। केरल सरकार का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ये है। ये हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार मतलब हाल में ही किसको दिया गया? मतलब केरल में, मतलब वो जो है वो केरल का जो भाषा है उस भाषा में बेहतरीन पुस्तक लिखा उन्होंने, इसलिए मिला है। ये है एस.के. वसंतन। क्या नाम है इनका? ये नाम है एस.के. वसंतन, जिन्होंने ये बुक लिखा है, बुक लिखा था, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, जेलीफिश के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जर्मन जीव विज्ञानी डॉक्टर अर्नेस्ट हैकेल के जन्म दिवस पर विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जेलीफिश एक्चुअली वो जेलीफिश नाम का है, लेकिन वो जेली जो है वो जेलीफिश होता नहीं है, वो फिश नहीं होता है। जेली जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअल फिश नहीं होता है। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको नाम दिया था जेलीफिश, क्योंकि जेलीफिश ना आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा, गूगल पर कि जेलीफिश कैसा दिखता है गूगल पर, तो आपको दिखेगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इस पार्ट को देख सकते हैं, बिल्कुल पानी जैसा दिखेगा वो जेलीफिश। तो जेलीफिश का जो, तो इनको जो खोजा गया था, तो इन्होंने जो खोजा था, उनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं। वो कौन सा तारीख को मनाया जाता है? तो वो होता है 3 नवंबर को। कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 3 नवंबर को, वर्ल्ड जेलीफिश डे। और किनके बर्थडे पर? तो बर्थडे है डॉक्टर अर्नेस्ट हैकेल के बर्थडे पर हम मनाते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? सोमनाथ मंदिर, गुजरात का बहुत फेमस मंदिर है सोमनाथ मंदिर। कई बार जो आक्रांता है वो इस पर आए, इसको तहस नहस किया, लेकिन ये जो मंदिर है वो फिर से उसको रिस्टोर किया गया, फिर से उसको सही सलामत किया गया। तो अभी क्या गया, एक देखिए, हर मंदिर में भारत को, हर मंदिर में जो मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर का एक संगठन बनता है, एक समूह बनता है। जैसे देखिए पटना का क्या है, महावीर मंदिर न्यास बोर्ड है। ये जम्मू कश्मीर का जो वैष्णो देवी माता श्रीन बोर्ड है। ऐसे करके हर जगह का एक बोर्ड होता है। तो यहां भी बना है सोमनाथ ट्रस्ट, बहुत साल पहले से है ये सोमनाथ ट्रस्ट। इसके 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो वो चुना गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्यों चुना गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, सोमनाथ ट्रस्ट के मंदिर के रूप में। अगला सवाल हमारा, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर, क्रूज लाइनर मतलब भारत में भी अब क्रूज चलता है। क्रूज कैसा है? आपने अगर टाइटैनिक मूवी देखा होगा, या बहुत सारा, आप तो क्रूज, बहुत लोग जानते हैं क्रूज के बारे में, बड़ा बड़ा जो जहाज होता है। तो ये क्रूज जो है वो बहुत साल पहले से चल रहा है, लेकिन भारत में इसका उतना इस्तेमाल नहीं होता था। ये क्या चल रहा है अब? घरेलू जल यात्रा के लिए, मतलब घरेलू जल यात्रा, मतलब ये हमारे कुछ नदियों में चलेगा। तो ये जो शुरू किया गया है, यह हमारे समुद्र इलाका, मतलब जैसे बॉम्बे टू गोवा, कैलकाटा टू अंडमान निकोबार, या पांडिचेरी टू अंडमान निकोबार, या कैलकाटा टू पांडिचेरी, मतलब ये हमारा घरेलू यात्रा है, समुद्र के रास्ते ये चलेगा। तो ये जो शुरू किया गया वो कहां पर किया गया? तो उद्घाटन जो हुआ है वो कहां पर किया गया? वो उद्घाटन जो हुआ है वो मुंबई में हुआ है। कहां हुआ है? मुंबई में हुआ। और किसने किया है? तो जो जल जहाजरानी मंत्रालय है इनके पास, सर्बानंद सोनोवाल, कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्टर है जहाजरानी मंत्रालय के, वो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नाम क्या है देख लीजिए,
नाम क्या है? कोस्टा सेरेना। क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। पहला क्रूज लाइनर का नाम क्या है? कोस्टा सेरेना। ये इसका उद्घाटन किसने किया था? सर्बानंद सोनोवाल किया था। सर्बानंद सोनोवाल क्या है? तो जहाज मंत्री है। ये कहां पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। तो ये सब टाइप से क्वेश्चन तो घुमा घुमा के बहुत सारा पूछा जाता है, लेकिन अगर एक बार आप अच्छे से पढ़े हो तो आप क्वेश्चंस का आंसर आराम से कर पाइएगा। चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी बूस्टर के साथ निम्नलिखित किस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण कर आत्मनिर्भरता प्राप्त की? देखिए, स्वदेशी बूस्टर के बाद देखिए, भारत जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी, क्या है? इंडियन नेवी ने हाल ही में स्वदेशी बूस्टर के साथ निम्नलिखित में किस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन, कौन से मिसाइल के एंटी शिप मतलब दूसरे जो दुश्मन का जो जहाज है उसको मारने के लिए सफल परीक्षण कर आत्मनिर्भरता प्राप्त की है? वो है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस का जो एंटीशिप वर्जन है उस पर उसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। याद रखिएगा नाम, ब्रह्मोस मिसाइल। हमारा अगला सवाल हम देखते जल्दी से। देखिए, आवागमन मतलब आने जाने में सुविधा में अभिवृद्धि, आर्थिक समृद्धि और पर्यटक विकास के लिए महत्वपूर्ण 4 लेन का 4 लेन का जो रामबन पुल है, क्या है? रामबन पुल का निर्माण हाल ही में किस राज्य में किया गया है? रामबन पुल है जो निर्माण कौन से राज्य में किया गया है? तो हमको पता है कि इसका जो रामबन पुल है वो कहां है? वो है जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में। जिसका उपयोग क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में, लोग आएंगे जाएंगे सामान भेजने के रूप में, और 4 लेन का ये प्रोजेक्ट है। और इससे क्या होगा? टूरिज्म भी बढ़ेगा और साथ साथ उस क्षेत्र में सामान आएगा या जाएगा तो क्या होता है? वहां का इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। समाचार सुर्खियों में खाता चर्चित रहा ब्लैची घोषणा पत्र। क्या है? ब्लैची घोषणा पत्र, द ब्लैचली डिक्लेरेशन, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, कौन सा घोषणा पत्र है? ब्लैचली डिक्लेरेशन। तो इसमें भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन से क्षेत्र से ये रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है एआई सुरक्षा से। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये क्षेत्र जुड़ा हुआ है, ये हमारा, जिस पर भारत ने भी अभी साइन किया है। क्योंकि देखिए, आपने अगर रोबोट मूवी देखा होगा तो देखा होगा कि रोबोट मूवी में कि रोबोट में अगर कुछ चेंज ला दिया गया तो क्या होता था कि रोबोट दुनिया को हानि भी करना शुरू कर दिया था। रोबोट मूवी जो रजनीकांत का मूवी था वो देखा हो, तो इसलिए कहा जा रहा है कि रोबोट जो रोबोटिक्स आएगा या एआई टेक्नोलॉजी आ रहा है वो तो हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा ना करे कि वो दुनिया का नुकसान भी कर दे। इस वजह से इसके सेफ्टी के लिए भी काम किया जा रहा है। आपने हाल ही में न्यूज देखा होगा कि एक साउथ की एक्ट्रेस है जिसका नाम है स्मृति या राधिका मंदाना, जो नाम है, जो पुष्पा मूवी में थी। तो उनके डीप फेस डीप फेस टेक्नोलॉजी से किसी के बॉडी पर उनका चेहरा लगा दिया गया है, जो खासकर आजकल न्यूज पर है। रश्मिका मंदाना उनका नाम है। तो ये जो है वो काफी दुनिया को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस वजह से इसको पर सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल हमारा, लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार के लिए 3 नवंबर 2023 को भारत और निम्नलिखित किस देश के ने लेटर ऑफ इंटेंट पर डील हस्ताक्षर किया? देखिए, क्या है लेटर ऑफ इंटेंट? लोक प्रशासन जिसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं हम लोग? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक सुधार के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, क्या बोलते हैं इसको? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए 3 नवंबर 2023 को भारत और किस देश के ने लेटर ऑफ इंटेंट पर डील हस्ताक्षर किया है? तो भारत और फ्रांस ने। किसने किया है? भारत और फ्रांस ने इस पर हस्ताक्षर किया है। अगला सवाल हमारा, देश भर में चुनावी साक्षरता को
की गति को तेज करने और मतदान में 100% भागीदारी के लिए चुनाव आयोग ने हाल ही में क्या किया है कि किसी मंत्रालय के साथ, हाल ही में निम्नलिखित मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। किस लिए समझौता किया है? इलेक्शन कमीशन ने किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक समझौता किया है। क्या समझौता किया है? चुनावी साक्षरता के लिए, कि चुनाव में 100% जो 100% वोट पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वोटर नाम में है लेकिन वो वोट करने नहीं जाते हैं। इससे क्या होता है? डेमोक्रेसी के लिए ये सही नहीं है कि लोग वोट ना करें। तो बताया गया है कि जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है वो लोगों को जागरूक करेगा। क्या करेगा? वो लोगों को जागरूक करेगा कि लोग वोट करने आए। देखिए, मौलिक अधिकार में हम जानते हैं कि आपको बहुत सारा मौलिक अधिकार है, कुछ हमारा मौलिक कर्तव्य है। भले ही जो वोट करना वो भी मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं, लेकिन लोकतंत्र के लिए, भारत जैसे लोकतंत्र के लिए, जहां भारत लोकतंत्र में काफी बहुत परिपक्व तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उस लगातार उस रास्ते पर चल रहा है। तो लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति का जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, उनको वोट करना चाहिए, अगर वो स्वस्थ है या उस जगह पर मौजूद है जहां पर इलेक्शन होने वाला है या इलेक्शन हो रहा है। तो इसी को जागरूकता प्राप्त करने, जागरूकता देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक योजना पर साइन किया है। किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, चुनाव आयोग के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया। हमारा अगला सवाल हम देखते हैं। ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी, क्या है? ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी ने भारत की किस इंश्योरेंस कंपनी में 51% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है? देखिए, कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर क्या है या बैंकिंग सेक्टर, कोई भी विश्व की दूसरी देश की कंपनी भारत में आएगी तो भारत की जो ओरिजिनल कंपनी होगी उसके साथ उसको पार्टनरशिप करके भारत में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कंपनी अकेले आ जाएगी। जैसे आपने अपने नाम सुनते होंगे, एक कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो प्रूडेंशियल है इंग्लैंड की कंपनी, आईसीआईसीआई है भारत की कंपनी। बजाज एलियांज, बजाज भारत की कंपनी, एलियांज विदेश की कंपनी। टाटा एआईए, टाटा भारत की कंपनी, एआईए बाहर की कंपनी। ऐसे करके बहुत सारा है। जैसे मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, मैक्स जो है इंडिया कंपनी, न्यूयॉर्क लाइफ है बाहर की कंपनी। ऐसे करके भारत की जो बाहर की जो कंपनी है उसको भारत में आने के लिए किसी एक कंपनी के साथ भारत की साथ में कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप करना पड़ता है। तो ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी ने कौन से कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो वो है कोटक जनरल इंश्योरेंस। कोटक, जो कोटक महिंद्रा का है, कोटक ग्रुप का है, वो उसके साथ इन्होंने एक समझौता किया है जिसमें 51% हिस्सेदारी, 51% जो है वो एक्विजन किया गया है, उसका हिस्सेदारी लिया गया है। अब आते हैं अगले सवाल पर। एडेल गिव हरून इंडिया परोपकार सूची। देखिए, हरून इंडिया परोपकार सूची, जिसको बोलते हैं परोपकार मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट, आप समाज के लिए कितना सोचते हैं। तो इसमें जो सबसे जो वर्ष 2023 में किस किस व्यवसायी को प्रथम स्थान दिया गया है? देखिए, किस व्यवसायी ने सबसे ज्यादा समाज के लिए परोपकार का काम किया है और समाज में उन्होंने सबसे अधिक दान दिया। तो जो देखिए, परोपकार मतलब होता है फिलांथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फिलांथ्रोपिस्ट। ये सबसे अधिक कहां किसको दान दिया है? तो ये जो किया है वो शिव नडार ने किया है। भारत में सबसे अधिक जो किया है वो शिव नडार ने। शिव नडार किस कंपनी से है? तो शिव नडार जो है संबंधित है HCL कंपनी से। ये शिव नडार है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल देखते हैं। परमाणु आक्रमण अवरोधी मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो किया गया प्रक्षेपण वो असफल रहा? देखिए, नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? मिनटमैन थर्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका परीक्षण किया गया है। किस लिए? ये परमाणु आक्रमण अवरोधी है। परमाणु जो आक्रमण होगा उसको रोकने में ये अवरोध करेगा। तो इसका जो परीक्षण किया गया लेकिन वो असफल हो गया। वो कौन सा देश ने परीक्षण किया था? वो किया था यूएसए ने, जो कि ये असफल परीक्षण हो गया है। अगला सवाल हमारा, सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ाने और भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर तैयारी के लिए जागरूकता
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए सुनामी, जो सुनामी क्या है, जैसे भूकंप अभी लगातार देख रहे हैं, भूकंप आ रहा है, तो भूकंप क्या है कि जमीन पर, लैंड पर आता है। सुनामी है, सुनामी भूकंप भी है लेकिन समुद्र के अंदर आता है। तो समुद्र का जिस जिस इलाके में आता है वहां तहस नहस कर देता है, क्योंकि उससे समुद्र का लहर बहुत तेज उठता है और आसपास के क्षेत्रों को वो अपने में समा लेता है। तो इसका जो अवेयरनेस डे है, अवेयरनेस डे कब है? तो 5 नवंबर को, 5 नवंबर को सुनामी अवेयरनेस डे हम मनाते हैं। अगला सवाल हमारा, हाल ही में केरल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? देखिए केरल सरकार का पुरस्कार है केरल ज्योति पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है टी पद्मनाभन को। किसको दिया गया है? टी पद्मनाभन को ये पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23वां। वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे, भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? अभी अब लगातार क्रिकेट मैच देख भी रहे होंगे, तो ये जो गेंदबाज है वो आप जानते ही होंगे, ये मोहम्मद शमी है। उन्होंने कितना विकेट लिया है अब तक? इन्होंने, मोहम्मद शमी ने 45 विकेट लिया है, जो अभी तक सबसे ज्यादा है भारत की तरफ से। लेकिन जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड का रिकॉर्ड पता कितना है? वर्ल्ड का रिकॉर्ड है 71 विकेट का, 71 विकेट का वर्ल्ड का रिकॉर्ड है विकेट का, जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर थे ग्लेन मैकग्राथ। क्या थे? ग्लेन मैकग्राथ, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, उनके नाम ये रिकॉर्ड है। 71 विकेट उन्होंने वर्ल्ड कप में लिया था, विभिन्न वर्ल्ड कप में, 2003, 2007, 1999 वर्ल्ड कप में उनका जलवा चलता था। तो भारत की तरफ से कौन है? मोहम्मद शमी। और वर्ल्ड में टॉप पर कौन रहे हैं 71 विकेट के साथ? ग्लेन मैकग्राथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने वनडे विश्व कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? वो है डेविड विली। क्या है वो? डेविड विली है, जो अंतरराष्ट्रीय के जो मैच में किसी तरह का फॉर्मेट, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, सभी फॉर्मेट से ये को छोड़ देंगे। और ये जो है वो क्या करते हैं क्रिकेट में? तो ये बॉलर है। क्या है ये बॉलर है। क्योंकि बॉलर को देखिए, बैट्समैन थोड़ा लंबा टाइम तक खेल सकता है, लेकिन बॉलर जो खासकर फास्ट बॉलर होता है, उसका स्टेमिना काफी होना चाहिए, तब वो बॉलिंग लगातार कर सकता है। तो ये रिटायरमेंट ले रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद। अब आता है, प्रकृति और संस्कृति के बीच संतुलन को संरक्षित करने और उसके महत्व के प्रति जागरूकता के लिए बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है? देखिए प्रकृति और संस्कृति के बीच संतुलन को संरक्षित करने के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व जो डे मनाते हैं 3 नवंबर को। कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 3 नवंबर को। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26वां। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा को, देखिए आप लोगों ने ये न्यूज देखा ही होगा कि सचिन जो क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, उनके प्रतिमा को एक क्रिकेट स्टेडियम में अनावरण किया गया, उसमें लगाया गया है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसका फोटो भी देखा होगा। वो लगाया गया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कहां पर? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इनका एक प्रतिमा लगाया गया था। और मुंबई जो है सचिन का होम टाउन भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्र निर्माण के युवा नेतृत्व में, राष्ट्र निर्माण में युवा नेतृत्व और युवा विकास के लिए 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित किस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया? देखिए 31 तारीख को क्या होता है? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का बर्थडे है। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है 31 अक्टूबर को। और इस दिन क्या किया गया सरकार के द्वारा? मेरा युवा भारत नाम का एक स्वच्छ संस्था बनाया गया। ये क्यों संस्था बना? ये आम लोगों के और सरकार के बीच में जो भी संवाद हो, संवाद को प्रचार करने के लिए बनाया गया है। मेरा युवा भारत, जिसको बोलते हैं MY, माई भारत, माई भारत बनाया गया। ये हमारा 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य ने, कि सरकार ने टैलेंट कनेक्ट शुरू किया? टैलेंट कनेक्ट क्या किया? टैलेंट कनेक्ट शुरू किया, पोर्टल शुरू किया है। वो राजस्थान सरकार ने किया है। राजस्थान में
अभी वहां पर इलेक्शन होने वाला है और सरकार की कुछ योजनाओं में ये भी शामिल था कि टैलेंट पोर्टल करके, कि वहां पर जितने लोग अलग अलग क्षेत्र से टैलेंटेड है, किसी भी क्षेत्र में टैलेंट है, वो अपने टैलेंट को उस पोर्टल में डालेंगे, सरकार उसको चुनेगी और उसको आगे प्रोत्साहित करेगी आगे बढ़ने के लिए। अगला सवाल हमारा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में शेखीबाज तूफान हामून को किस देश ने नाम दिया? देखिए तूफान कौन था? तूफान का नाम था हामून। और हम जानते हैं कि तूफान को नाम दिया जाता है, हर बार अलग अलग देश उसको नाम देते हैं, जो नाम वो सेलेक्ट करके रखते हैं। तो वो जो हामून नाम दिया गया वो ईरान दिया गया, और हामून का नाम होता है मरुस्थल। जो मरुस्थल में तूफान उठता है, इस वजह से इसको नाम दिया गया, ईरान ने दिया हामून। अगला सवाल हमारा, हाल ही में किस देश से 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ? देखिए 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक जो अभियान शुरू हुआ है वो हुआ चीन में। हम जानते हैं कि अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में कोई लोग नहीं रहते हैं, वहां पर सिर्फ लोग, जो दुनिया भर के जो देश है वो सिर्फ रिसर्च करने जाते हैं। दो जगह, एक आर्टिक और दूसरा अंटार्कटिका। एक देखिए पूरे वर्ल्ड मैप में ये जो हुआ आर्टिक और दूसरा अंटार्कटिका, यहां पर जो है वो क्या जाते हैं, वहां पर, यहां पर क्या किस लिए जाते हैं? यहां पर सिर्फ रिसर्च के लिए, यहां पर सिर्फ रिसर्च के लिए जाते हैं, और यहां पर भी रिसर्च के लिए जाते हैं, यहां कोई रहता नहीं है स्थायी रूप से। तो चीन ने अपना वैज्ञानिक अभियान शुरू किया, यहां पर सिर्फ जाते हैं वैज्ञानिक हो जाते हैं जो वहां पर रिसर्च करते हैं। तो ये चीन ने अपना एक दल भेजा है साइंटिस्ट का। तो ये आपने देखा कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो कैसे बेहतरीन तरीके से डील किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए भी काफी जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप छोड़ते हैं तो एग्जाम में क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो लेकर हम लगातार हम आते रहते हैं। हमारा पेड कोर्सेज भी लॉन्च हो चुका है। आप बीएसएससी चाहे बिहार दरोगा का, दोनों का कोर्स आप हमारे पेड कोर्सेज में पढ़ सकते हैं। दोनों का कोर्स जो है काफी कम रेट में बेहतरीन कंटेंट के साथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको लाया गया आपके सामने। तो आप उस कोर्स को भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।